गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की हमारी क्लास में जो टॉपिक है वह है अभी कि व्यवहार के अध्ययन की विधियां, अर्थात जंतुओं के व्यवहार का किस प्रकार अध्ययन किया जाता है, उन्हीं की विधियों को अभी हम पढ़ रहे हैं, जिनमें हमने हमारी 2 क्लास के अंदर व्यवहार के अध्ययन की पहली विधि प्राकृतिक आवास में व्यवहार को पढ़ा, जिसमें हमने ये बताया कि जंतु के प्राकृतिक आवास में किस जगह जाकर उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसके पश्चात सेकंड जो पॉइंट था वह था प्रयोगशाला में अध्ययन, अर्थात वह जंतु जिनका व्यवहार का अध्ययन हम एक प्राकृतिक आवास में नहीं कर सकते हैं, उनका हम क्या करते हैं, प्रयोगशाला में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। अब प्रयोगशाला में सामान्यतः छोटे आकार के जीव, उन्हीं का अध्ययन किया जाता है जो सामान्यतः प्राकृतिक आवास में सही प्रकार का व्यवहार नहीं दर्शा सकते। देखिए, प्राकृतिक आवास में जब भी जंतु का व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसको कोई पीड़ा या कष्ट नहीं होता है, लेकिन जब भी हम प्राकृतिक आवास में उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो कुछ उसको पीड़ा या कष्ट होती है। अर्थात पीड़ा एवं कष्ट का मतलब क्या है कि उसको भूखा रखना, उसको तड़पाना, ये इस प्रकार का व्यवहार होता है। अब देखिए, हमारे तीसरी जो विधि है वह सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, जिसका नाम है तंत्रिकीय रासायनिक विधि। अब देखिए, तंत्रिकीय रासायनिक जो अध्ययन है वो है क्या? तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन। अब देखिए, तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन का क्या मतलब है कि जंतु के तंत्रिका तंत्र के भाग में, जंतु के तंत्रिका तंत्र भाग में विभिन्न इंजेक्शनों की सहायता से विभिन्न प्रकार के रसायन पहुंचाए जाते हैं, और जब वो रसायन पहुंचते हैं तो जंतु अलग अलग प्रकार का व्यवहार करता है। अब देखिए, हमेशा शरीर में जो रसायन होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे प्रकार के रासायनिक हार्मोन्स होते हैं जिनका उत्पादन शरीर स्वयं करता है, अर्थात शरीर को आवश्यकता अनुसार वह उनका उत्पादन स्वयं करता है। लेकिन कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनको हम बाह्य तरीके से शरीर में पहुंचाते हैं। अगर एक छोटा सा उदाहरण लूं तो हमने किसी भी सामान्य दर्द होने पर हम एक पेन किलर टैबलेट लेते हैं, कोई भी पेन किलर टैबलेट लेते हैं। अब हम जानते हैं जिस हिस्से में दर्द हो रहा है वहां हम जैसे ही पेन किलर लेते हैं तो कुछ समय बाद आराम मिल जाता है। तो ये क्या है, एक रसायन की सहायता से तंत्रिका तंत्र पर हमारे जो नर्व सिस्टम है उस पर क्रिया कराई जा रही है। अब देखिए, जंतु के जो व्यवहार का अध्ययन करने के लिए उसके शरीर में विभिन्न प्रकार के रसायनों को पहुंचाया जाता है। अब देखिए, हमेशा रसायन पहुंचाने का उद्देश्य क्या है कि जंतु किस प्रकार का व्यवहार दर्शा रहा है। अब सबसे पहले वैज्ञानिक थे फिशर। देखिए, तंत्रिकीय रासायनिक व्यवहार का, अर्थात तंत्रिकीय रासायनिक व्यवहार का सर्वप्रथम किसी वैज्ञानिक ने अगर अध्ययन किया है तो वैज्ञानिक थे फिशर ने। और इन्होंने क्या किया कि लिंग हार्मोन की सूक्ष्म मात्रा को मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में, ध्यान रखिएगा, लिंग हार्मोन की सूक्ष्म मात्रा को चूहे के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पहुंचाया। तो देखा कि यह रसायन की कुछ ही मात्रा के कारण, इस रसायन की कुछ ही मात्रा के कारण वह चूहा, इस रसायन की कुछ ही मात्रा के कारण वह चूहा लैंगिक एवं मात्रक व्यवहार दर्शाता है। कहने का मतलब क्या है, जैसे ही लिंग हार्मोन को चूहे के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पहुंचाया तो यह
हार्मोन के पहुंचने के कुछ समय बाद ही उस हार्मोन ने वहां के तंत्रिका तंत्र पर कार्य करके जंतु जो है वह एक तो लैंगिक व्यवहार अर्थात प्रजनन का व्यवहार दर्शाता है और साथ में मात्रक व्यवहार दर्शाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी रसायन का एक निश्चित समय से पूर्व अगर उस रसायन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उस रसायन के कारण जंतु एक निश्चित व्यवहार दर्शाता है। तो कहने का क्या मतलब है कि जंतुओं में जितने प्रकार के व्यवहार होते हैं यह अलग अलग रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण होते हैं। तो वैज्ञानिक फिशर ने सबसे पहले यही समझाया था। अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि लिंग हार्मोन को अगर चूहे के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में इंजेक्शन की सहायता से प्रवेश कराया जाता है तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लिंग हार्मोन को सूक्ष्म मात्रा में प्रवेश कराया जाता है तो वह लैंगिक एवं मात्रक दोनों व्यवहार दर्शाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि समय से पूर्व ही अगर लिंग हार्मोन को चूहे के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में इंजेक्शन की सहायता से पहुंचाया तो वह लैंगिक और मात्रक दोनों प्रकार के व्यवहार को दर्शाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन यदि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को, ध्यान रखना, लेकिन यदि नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, हम जानते हैं ये नर हार्मोन होता है, तो नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को अगर चूहे के हाइपोथैलेमस के अर्थात चूहे के जो हाइपोथैलेमस भाग है उसके ठीक नीचे स्थित पूर्व ऑप्टिक क्षेत्र में अगर इंजेक्शन द्वारा पहुंचाया जाता है तो यह दोनों मात्रक व्यवहार दर्शाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि कहने का मतलब क्या है, वापस रिवाइज कर रहा हूं कि अगर लिंग हार्मोन को मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पहुंचाया जाता है तो वह क्या करता है कि यह लैंगिक व मात्रक दोनों प्रकार के व्यवहार दर्शाता है। लेकिन अगर नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित ऑप्टिक क्षेत्र के केंद्रीय भाग में अगर नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्शन द्वारा पहुंचाया जाता है तो वह केवल मात्रक व्यवहार ही दर्शाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर लिंग हार्मोन को चूहे के हाइपोथैलेमस भाग में मैंने भेजा तो वह लैंगिक और मात्रक दोनों व्यवहार दर्शा रहा है। लेकिन यदि टेस्टोस्टेरोन को हार्मोन को मैं केवल ऑप्टिक क्षेत्र के केंद्र में केवल इंजेक्शन द्वारा ही प्रवेश कराता हूं तो वह केवल मात्रक व्यवहार ही दर्शाता है। ध्यान रखिए, केवल मात्रक व्यवहार ही क्या है, दर्शा रहा है। लेकिन अगर किसी हार्मोन को अगर इस ऑप्टिक क्षेत्र के थोड़ा पार्श्व में अर्थात थोड़ा किनारे पे अगर मैं इंजेक्शन द्वारा प्रवेश कराऊं तो उस कंडीशन में वह चूहा लैंगिक व्यवहार दर्शाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि मस्तिष्क के अलग अलग पोर्शन में अलग अलग क्षेत्रों में जब मैं रसायन पहुंचाता हूं तो वह अलग अलग प्रकार के व्यवहार दर्शाते हैं और जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है लिंग हार्मोन। मैं वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं। कहने का मतलब क्या है कि आप जिस हार्मोन को शरीर में प्रवेश करा रहे हो
उस हार्मोन की अगर मात्रा को, उस हार्मोन की मात्रा को अगर शरीर के अलग अलग भागों में, अगर उस हार्मोन की मात्रा को शरीर के अलग अलग भागों में प्रवाहित भेजा जाता है इंजेक्शन की सहायता से, तो जंतु अलग अलग प्रकार का व्यवहार दर्शाता है, जिसका उदाहरण है लिंग हार्मोन। अगर लिंग हार्मोन को चूहे के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में इंजेक्शन द्वारा प्रवेश कराया जाता है, तो वह लैंगिक और मात्रक, तो वह लैंगिक और मात्रक दोनों व्यवहार दर्शाता है। लेकिन नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को अगर मैं हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे स्थित ऑप्टिक क्षेत्र के केंद्रीय भाग में अगर मैं इंजेक्शन द्वारा प्रवेश कराता हूं, तो केवल जंतु कैसा व्यवहार दर्शाएगा? मात्रक। और अगर इस ऑप्टिक क्षेत्र के थोड़ा पार्श्व में अगर मैं इंजेक्शन द्वारा यही हार्मोन प्रवेश करवाता हूं, तो उस कंडीशन में जंतु लैंगिक व्यवहार दर्शा रहा है। तो कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के रसायनों की सहायता से तंत्रिकीय अनुक्रियाओं का, ध्यान रखिएगा, विभिन्न रसायनों की सहायता से तंत्रिकीय अनुक्रियाओं का अध्ययन तंत्रिकीय रासायनिक क्रिया के अंतर्गत आता है। विभिन्न रसायनों की सहायता से, विभिन्न रसायनों की सहायता से तंत्रिकीय अनुक्रियाओं का अध्ययन, तंत्रिकीय अनुक्रियाओं का अध्ययन, अनुक्रियाओं का अध्ययन, अनुक्रियाओं का अध्ययन तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन के अंतर्गत आता है। अंतर्गत आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि विभिन्न रसायनों की सहायता से तंत्रिकीय अनुक्रिया, अर्थात कोई रसायन हम शरीर में भेज रहे हैं, तो तंत्रिकीय कौन सी अनुक्रियाएं हो रही है, अर्थात उस रसायन के प्रति जंतु किस प्रकार का व्यवहार दर्शा रहा है, उसका जो अध्ययन होता है वह हम किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं? वह हम जो जिसकी सहायता से ज्ञात कर रहे हैं वह कौन सा कहलाता है? तंत्रिकीय रासायनिक अध्ययन कहलाता है। अब देखिए इसका जो सेकंड उदाहरण है वह है मादा बिल्ली में। सेकंड उदाहरण देखिए बिल्ली के अंदर, अगर मादा बिल्ली में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन को इंजेक्शन द्वारा प्रवेश कराया जाता है, तो वह बिल्लियों में मध्यकाल होता है, वह जल्दी विकसित होता है। देखिए क्या है, अब सेकंड पॉइंट क्या है उसको समझिए। देखिए मादा बिल्ली होती है, उसमें जो मादा हार्मोन होता है वह होता है एस्ट्रोजन। अब अगर इस हार्मोन को, एस्ट्रोजन हार्मोन को आप विशेष इंजेक्शन की सहायता से अगर मादा के गर्भ के पास वाले क्षेत्र में अगर आप प्रवेश कराते हैं, तो मादा में मध्यकाल अर्थात प्रजनन काल प्रारंभ हो जाता है। मध्यकाल या प्रजनन काल प्रारंभ हो जाता है और मादा नरों को मैथुन क्रिया के लिए, क्या करती है? आमंत्रित करती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, अब इसी हार्मोन को, अब देखिए इसी हार्मोन को सेकंड प्रोसेस में कब किया कि इसी हार्मोन को मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस पोर्शन के अंदर, सेकंड पोर्शन ध्यान रखना, इसी हार्मोन को अगर मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में अगर इसी हार्मोन को प्रवेश कराया जाता है, सेकंड बात है, तो वह लैंगिक व्यवहार प्रदर्शित करती है मादा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मादा हार्मोन एस्ट्रोजन को
एक इंजेक्शन की सहायता से मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में प्रवेश कराया जाता है तो मादा लैंगिक व्यवहार दर्शाती है और वह नरों को मैथुन क्रिया के लिए आकर्षित करती है। लेकिन अगर इसी हार्मोन को हाइपोथैलेमस भाग को छोड़कर किसी और भाग में प्रवेश करा दिया जाए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था पूर्व ऑप्टिक क्षेत्र या उसके पार्श्व में, तो कहने का मतलब यहाँ क्या है कि हाइपोथैलेमस को छोड़कर किसी और भाग में अगर आपने इसी हार्मोन को प्रवेश कराया है तो जंतु कोई व्यवहार नहीं दर्शाता है। तो कहने का मतलब क्या है, जंतु का जो व्यवहार होता है वह विशेष हार्मोन, विशेष रसायन के प्रति एक निश्चित क्षेत्र में ही होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर अपन ये कहें कि मस्तिष्क के किसी भी भाग में इंजेक्शन लगा के ये हार्मोन डाल दो और जंतु व्यवहार दर्शाएगा, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए मैंने सेकंड एग्जांपल लिया जो मादा बिल्ली ली। तो मैंने क्या बताया कि मादा बिल्ली में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन को अगर मैं मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में इंजेक्शन द्वारा प्रवेश कराता हूं तो मादा बिल्ली में मध्यकाल, प्रजनन काल समय से पूर्व ही विकसित हो जाता है और मादा बिल्ली नरों को मैथुन क्रिया के लिए क्या करती है, आकर्षित करती है। लेकिन अगर इसी हार्मोन को, इसी रसायन को मैं हाइपोथैलेमस भाग को छोड़कर किसी और भाग में प्रवेश कराऊं तो उस कंडीशन में बिल्ली के शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और वो कोई व्यवहार नहीं दर्शाती। रसायन एक है, केमिकल वही है, लेकिन उसका अलग अलग स्थानों पर व्यवहार अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब क्या है, मादा बिल्ली के मादा हार्मोन ईस्ट्रोजन को मस्तिष्क के एक विशेष भाग, मतलब हाइपोथैलेमस, एक विशेष भाग में इंजेक्शन द्वारा प्रवेश कराने पर उनमें मध्यकाल, प्रजनन काल, उनमें मध्यकाल समय से पूर्व ही विकसित हो जाता है एवं मादा बिल्ली नरों को मैथुन के लिए आमंत्रित करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं मादा हार्मोन एस्ट्रोजन को मस्तिष्क के विशेष भाग हाइपोथैलेमस में इंजेक्शन द्वारा प्रवेश कराता हूं तो उनमें मध्यकाल, प्रजनन काल समय से पूर्व ही विकसित हो जाता है और मादा बिल्ली नरों को मैथुन क्रिया के लिए आमंत्रित करती है। लेकिन अगर अब सेकंड पॉइंट क्या है, लेकिन अगर इस हार्मोन को मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग को छोड़कर किसी अन्य भाग में अगर मैं लगाता हूं, मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग को छोड़कर किसी अन्य भाग में, अर्थात मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग को छोड़कर किसी अन्य भाग में अगर मैं लगाता हूं तो मादा बिल्ली में कोई व्यवहार वह प्रदर्शित नहीं करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मादा बिल्ली के हाइपोथैलेमस भाग को छोड़कर किसी दूसरे भाग में इसी हार्मोन को अगर मैं प्रवेश कराता हूं तो वह कोई व्यवहार नहीं दर्शाती, अर्थात उस रसायन का
उस बिल्ली में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो नेक्स्ट लाइन क्या है, अगर इसी हार्मोन को मादा बिल्ली के मस्तिष्क के शेष भाग में इंजेक्शन द्वारा प्रवेश कराया जाता है, इंजेक्शन द्वारा प्रवेश कराया जाता है, तो वह कोई व्यवहार नहीं दर्शाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि रसायन एक ही है, जंतु के अंदर उस रसायन के मस्तिष्क के अलग अलग भागों में उस रसायन का जो प्रभाव होता है वह क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए कहने का मतलब क्या है कि शरीर में जब भी जंतु का व्यवहार कोई निश्चित दर्शाता है तो कहने का मतलब है कि उसमें मस्तिष्क के विशेष भाग में किसी रसायन का स्रावन होता है, और इस रसायन के स्रावन के कारण ही जंतु निश्चित व्यवहार को क्या करता है, दर्शाता है। और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वह हमने चूहे और बिल्ली में पढ़ लिया। अब वापस रिवाइज करा रहा हूं, क्या मैंने कहा कि अगर बिल्ली के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में, मादा बिल्ली के मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में अगर मैं मादा हार्मोन एस्ट्रोजन को प्रवेश कराता हूं, तो उसमें मध्यकाल अर्थात जो विशेष प्रजनन समय है वह क्या हो जाता है, विकसित। वापस रिवाइज कर रहा हूं कि मध्यकाल अर्थात प्रजनन काल जो है वह समय से पूर्व ही क्या होगा, विकसित हो जाता है। और जैसे ही समय से पूर्व विकसित होगा वह मादा बिल्ली नरों को प्रजनन के लिए क्या करेगी, मैथुन क्रिया के लिए आकर्षित करेगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इसी हार्मोन को मैं मस्तिष्क के अगर दूसरे भाग में प्रवेश करा रहा हूं तो वहां कोई व्यवहार नहीं पड़ता। इसीलिए इसको तंत्रिकीय रासायनिक व्यवहार के अध्ययन की विधि कहते हैं। कहने का मतलब है कि विभिन्न रसायनों की सहायता से शरीर में किस प्रकार की तंत्रिकीय अनुक्रियाएं हो रही है उसका जो अध्ययन होता है वह इसके अंतर्गत किया जाता है। और देखिए, तंत्रिकीय व्यवहार की अध्ययन की जो 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। देखिए, कहने का क्या मतलब है कि हम जितने भी जंतु हैं उसमें जो भी व्यवहार वो दर्शा रहा है, उस व्यवहार के लिए उसमें जो रसायन होते हैं वह शरीर में स्वयं खुद निर्मित करता है। अर्थात शरीर में जो व्यवहार वो जंतु दर्शा रहा है उसके लिए जो रसायन होते हैं उनका जो निर्माण है वह शरीर स्वयं करता है। लेकिन कुछ ऐसे रसायन होते हैं जिनको शरीर में पहुंचाया जाता है। आपने आजकल विशेष प्रकार के पेन किलर्स पढ़े होंगे कि पेन किलर्स टैबलेट्स आती है, दूसरा शक्तिवर्धक दवाइयां आती है, या कई बार हमने एक छोटा सा उदाहरण लें कि नींद की गोलियां आती है। अर्थात विभिन्न प्रकार की दवाइयां को जब हम शरीर में लेते हैं तो ऐसे जो भी रसायन होते हैं इनको हम बाह्य पदार्थ कहते हैं। अर्थात किसी बाह्य पदार्थ को हम शरीर में पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे शरीर में तंत्रिकीय रासायनिक क्रियाएं हो जाएं। तो कहने का मतलब तंत्रिकीय रासायनिक क्रियाओं को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। तंत्रिकीय रासायनिक
प्रक्रियाओं को दो श्रेणियों में, ध्यान रखिएगा, दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो कहने का मतलब दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब पहला जो श्रेणी होती है वह होती है कार्यकीय पदार्थ। पहली जो श्रेणी है वह है कार्यकीय पदार्थ। कार्यकीय पदार्थ। अब कार्यकीय पदार्थ का क्या मतलब है कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के रसायनों का समय समय पर खुद ही स्रावन करता है। अर्थात हमारे शरीर में आवश्यकता अनुसार विभिन्न प्रकार के रसायन बनते हैं और उनका स्रावन क्या होता है, आवश्यकता के अनुसार होता है। और जितनी आवश्यकता होती है उतना ही उनका क्या होता है, स्रावन होता है, ताकि जंतु क्या है, कोई निश्चित व्यवहार दर्शा सके। क्योंकि हमने विशेष तौर से पढ़ा है कि जंतुओं का प्रजनन विशेष ऋतु में ही संपन्न होता है। अर्थात कुछ जंतुओं का प्रजनन बसंत ऋतु में होता है, कुछ का बरसात में होता है, कुछ का शीत सर्दियों में होता है। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि जब उनमें प्रजनन का समय आता है, तो शरीर से विभिन्न प्रकार के रसायनों को मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है। अब ये जब प्रक्रिया है ये अपने आप स्वतः ही होती है, इसके लिए किसी बाह्य सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात जैसे ही प्रजनन का समय आएगा शरीर उन रसायनों को स्रावित करेगा, और जैसे ही वो रसायन मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस भाग में पहुंचेंगे, जंतु वह क्या करेगा, उस रसायन के अकॉर्डिंग क्रिया करेगा। और जैसे ही वह रसायन का पहुंचना बंद हो जाएगा उसका व्यवहार खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपको ये बता देना चाहता हूं कि जंतुओं में जो प्रजनन का विशेष मौसम आता है, हम ये देखते हैं कि जंतु प्रजनन का एक विशेष मौसम में तो तैयार होता है, लेकिन साल के 12 महीने वो नहीं होता, क्योंकि उसके लिए विशेष हार्मोन की जरूरत होती है। और अगर जंतुओं को यह हार्मोन बाह्य स्रोत से पहुंचा दिया जाए तो वह प्रजनन के लिए तैयार हो जाता है। तो पहला क्या है, कार्यकीय पदार्थ। अर्थात इनका निर्माण शरीर स्वयं करता है तथा यह पदार्थ आवश्यकता अनुसार मस्तिष्क के विशेष क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, विशेष क्षेत्र में पहुंचने पर ही जंतु क्या करेगा, व्यवहार दर्शाएगा। तो कहने का मतलब मस्तिष्क के विशेष क्षेत्र में पहुंचाए जाते हैं ताकि जंतु विशेष व्यवहार कर सके। अब देखिए, ताकि जंतु विशेष व्यवहार, मैंने यहां 2 बार विशेष का यूज किया। कार्य करने का मतलब मस्तिष्क के विशेष भाग, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि चूहे के अंदर कि अगर हाइपोथैलेमस में पहुंचाओगे तो वह लैंगिक और मात्रक दोनों व्यवहार दर्शाता है। अगर ऑप्टिक क्षेत्र में मैंने वही रसायन डाला तो वो कैसा दर्शा रहा है, मात्रक व्यवहार। लेकिन ऑप्टिक क्षेत्र के अगर मैं थोड़ा पार्श्व में वही रसायन डालूंगा तो वह लैंगिक व्यवहार दर्शा रहा है। अर्थात उस रसायन को जो मैं पहुंचा रहा हूं वह विशेष क्षेत्र में ही कार्य करेगा और उससे एक विशेष क्रिया ही हमेशा होगी। तो पहला जो कार्य की पदार्थ है इसका कहने का मतलब ये है। सेकंड जो है वह है बाह्य पदार्थ। आपकी कोई प्रश्न है तो आप नीचे चैट में लिखते रहिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करा दूंगा। सेकंड है बाह्य पदार्थ।
सेकंड है बाह्य पदार्थ। अब देखिए बाह्य पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिनको हम विशेष परिस्थिति में, ऐसे पदार्थ जिनको हम विशेष परिस्थिति में दवाइयां, इंजेक्शन की सहायता से शरीर में प्रवेश कराते हैं। अब इनकी क्यों आवश्यकता पड़ती है? देखिए शरीर में प्रतिदिन, जीवों के शरीर में प्रत्येक रसायन प्रतिदिन शरीर से स्रावित होता है, लेकिन हम जानते हैं कि जंतुओं का जो व्यवहार होता है वह एक विशेष ऋतु में ही संपन्न होता है। अब वैज्ञानिक को वही व्यवहार बार बार दोहराना है, तो उसके लिए उसे बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता होगी। अर्थात अगर मुझे प्रजनन काल समझाना है, मुझे प्रजनन काल का अध्ययन करना है, तो किसी जंतु का प्रजनन काल सपोजिट विशेष ऋतु में होता है, तो उसे हर साल उस विशेष ऋतु का इंतजार करना पड़ेगा। उस कंडीशन में जंतु का व्यवहार संभव नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में वैज्ञानिक क्या करते हैं कि विशेष प्रकार के रसायनों को शरीर में क्या करते हैं? प्रवेश कराते हैं। अब जब वो विशेष प्रकार के रसायन शरीर में प्रवेश कराए जाते हैं, तो जंतु क्या करता है? इच्छित व्यवहार, उस रसायन के कारण इच्छित व्यवहार दर्शाता है, और इस व्यवहार के कारण ही उस जंतु का इस अध्ययन किया आसानी से जा सकता है। तो बाह्य पदार्थ क्या है कि बाह्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको शरीर में प्रवेश कराया जाता है और उनसे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा, जितने भी बाह्य पदार्थ होते हैं जंतु के अंदर, ये बहुत क्रियाशील होते हैं, अर्थात इनके एक अणु ही बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। तो कहने का मतलब क्या है? जितनी आवश्यकता होगी उतने ही पदार्थ की मात्रा को शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अर्थात अगर सिंपल से वर्डों में कहूं तो यह पदार्थ देह में अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि हम दवाइयों की बात कर रहे हैं, और इन्हें शरीर में इंजेक्शन या दवाइयों की सहायता से प्रवेश कराया जाता है।